नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और हम जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं और जिसका बेनिफिट आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर दिखेगा। और हमने देखा है कि जैसे कि जो हरियाणा एसआई का जो एग्ज़ाम था उसमें भी कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से देखने को मिले थे। महिला कांस्टेबल का था, उसमें से भी बहुत से क्वेश्चन देखने को मिले। और अब हम जो है तो आपको जो आने वाले एग्ज़ाम है हरियाणा के एसएससी के, उसमें बहुत ही बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो का। तो कृपया करके ध्यान से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। ए हमारा वेग दे रखे हैं, बी त्वरण, सी द्रव्यमान और डी भार यानी वजन। तो हमारा जड़त्व का जो नियम था वो हमारा न्यूटन का फर्स्ट नियम है और इसमें हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, द्रव्यमान। सेकंड है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, कैलोरी में मापते हैं। केल्विन को जैसे तापमान में मापते हैं, तापमान में को किस में मापते हैं, केल्विन, और डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। जूल एनर्जी को, ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन है कैलोरी हो जाएगा। प्रकाश के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। प्रकाश के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो हमारा इसमें जो है वेग, त्वरण, द्रव्यमान और बल में से हमारा द्रव्यमान हो जाएगा। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे कुछ यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट नियम है। और इसमें जैसे कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो गति में रहेगी, और अगर वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी, अगर उसके ऊपर जब तक कोई बाहरी बल अप्लाई नहीं किया जाता। तो ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट नियम है। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो ये हमारा 1/10 भाग समुद्र से ऊपर रहता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, क्योंकि उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण की कमी होती है। इसके अंदर घर्षण की जो है कमी रहती है, यानी फ्रिक्शन नहीं होता उसके अंदर। तो इसलिए हम दलदली सड़कों पर फिसलते हैं। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतर करने के निम्न में से किसका उत्पादन होता है। यानी प्रकाश वोल्टेज सेल जो सेल होता है उसके प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में के निम्न में से किसका उत्पादन किया होता है। तो एक होता है प्रकाशीय ऊर्जा का, यानी प्रकाश जो सेल होगा उससे प्रकाश की ऊर्जा में मिलेगी। स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। ये होता है हमारा पास्कल का नियम, जिसके अंदर हमारे जो है वाहनों के अंदर जो है द्रवचालित जो ब्रेक होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है, यानी अपकेंद्रीकरण बल के द्वारा, यानी जो दूध से मक्खन निकालना, क्रीम निकालना, और ये जैसे ब्लड वगैरह का है, ब्लड जो है और मूत्र की जो जांच की जाती है, ये इसी रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमारा वो हो जाएगा केंद्रीय बल। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो ये हमारा रैखिक संवेग के संरक्षण नियम के अनुसार काम करता है जेट इंजन। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। तो ये जैसे हमारा जो क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा पर जो है कितना सबसे नज़दीक है, तो 1/6 है। हमारा जो गुरुत्वाकर्षण है उसका 1/6 भाग है। आगे 12वां क्वेश्चन है हमारा, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। पृथ्वी की उपग्रह से, जैसे हमारा चंद्रमा उपग्रह है और बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह, लेकिन जो उपग्रह की बात करी गई है हमारी वो कितनी है। तो चंद्रमा से हमारा 36,000 किलोमीटर दूरी स्थित है।
वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो ये पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। और पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। वर्षा का जो बूंद का गोल आकार होता है वो उसके फ्रिक्शन के कारण वो थोड़ा पृष्ठीय तनाव में चेंज हो जाता है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो ये आर्किमिडीज है जो ये ग्रीस देश से संबंधित थे। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघल जाती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पानी के स्तर पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो है पानी के अंदर जो है कण बहुत फैले होते हैं द्रव में, और उनके अंदर जो है जब बर्फ पिघलती है तो उसके अंदर कणों के अंदर समा जाती है जो रिक्त स्थान होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो हमने जैसे बताया था कि न्यूटन ने 3 नियम बताए थे और गुरुत्वाकर्षण के नियम थे वो, तो हमारा न्यूटन हो जाएगा। निम्नलिखित में से 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व का सही मान क्या है? तो ये हमारा 9.8 न्यूटन हो जाएगा। 1 हार्स पावर कितने वोट के बराबर होता है? तो ये 746 वोट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ये हमारे जो है ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था कि जो है पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं पृथ्वी ये सभी वस्तुएं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? ऊष्मा यानी हीट का, और हीट का जो यूनिट होती है वो जूल होती है। जैसे हमारी कोई एनर्जी रिलीज होती है कभी, तो उसका भी जो यूनिट होती है वो जूल ही होती है। तो हीट की भी क्या हो जाएगी? जूल होगी। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? ये हमारा -40 डिग्री सेल्सियस पर जो है सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापियों में एक होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है 22। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फारेनहाइट में क्या होगा? तो ये हमारा ये हो जाएगा 140 डिग्री फारेनहाइट। ये होता है हमारा एक हमारा जो है अगर कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो जब भी हम फारेनहाइट में निकालते तो हमारा एक फॉर्मूला यूज होता है 9/5 गुणा में सेल्सियस प्लस में 32। तो इससे जो है निकल जाएगा कि जो 60 डिग्री सेल्सियस है तापमान वो फारेनहाइट में चेंज करेंगे तो 140 डिग्री फारेनहाइट हो जाएगा। एक झील किस तरह का पानी बर्फ जमने ही वाला है? झील के अग्रसतल में जल का क्या तापमान होगा? तो हमारा ये अगर ये कोई भी बर्फ का टुकड़ा है या बर्फ जमती है तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जमती है, तो ये हमारा 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है वो हमारा पारा है, मरकरी बोलते हैं जिसको। और मरकरी जो आमतौर पर जो थर्मामीटर होते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर इसके अंदर यूज किया जाता है। उसके बाद हमारा है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ये हमारा संवहन कहलाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? तो भाप के द्वारा ज़्यादा ज्वलनशील होता है। या जब भी देखते होंगे कभी खाना पकाते समय या कभी भी कुछ उबालते समय अगर हमारे को भाप लग जाती है तो ज़्यादा जलन महसूस होती है, तो ये हमारा भाप हो जाएगा। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये सभी क्वेश्चन 9th 10th क्लास के जो है NCERT की बुक है वहाँ से लिए गए हैं। तो ये हमारा वाष्पीकरण क्रिया कहलाएगी, यानी डायरेक्ट जो है द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा होता है। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है?
तो ये हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम की अवधारणा की पुष्टि करता है। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? ऊष्माधारिता सबसे अधिक है, यानी कौन सबसे पहले हो जाएगा, गर्म हो जाएगा? तो जल हमारा सबसे पहले हो जाएगा। और बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? तो ये हमने पहले भी किया था ये क्वेश्चन, तो ये हमारा वाष्पन हो जाएगा। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? मिट्टी के अंदर जो छिद्र होते हैं तो ये वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा होता है। जब भी हवा वगैरह चलती है तो उसके कण जो है अंदर जो है छिद्र होते हैं थोड़े छोटे छोटे, और वाष्पीकरण की क्रिया होती रहती है जिसके कारण जो घड़े का जल है वो ठंडा रहता है। शिकार पर पक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ या डेल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो ये हमारा जो है प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। ये 9th क्लास का जो एनसीईआरटी का चैप्टर है उसमें से लिया गया है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किसी माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो ध्वनि की जो 20 डिग्री सेल्सियस पर रहेगी वो लोहे के अंदर ज़्यादा रहती है, क्योंकि कंपन जो है लोहे के अंदर ज़्यादा होगी इनमें से, तो ये 20 डिग्री हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ध्वनि से रिलेटेड, और प्रकाश से रिलेटेड भी बहुत बार पूछा जाता है। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल किस में सबसे ज़्यादा होगी, और ध्वनि का रिलेटेड 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं, एक चमगादड़ वाला। और ध्वनि तरंगे किस प्रकार प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो ये हमारा परावर्तन के द्वारा उत्पन्न करते हैं। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो ये हमारा डोपलर प्रभाव के कारण होता है। ये सभी 9th क्लास की जो एनसीईआरटी की जो बुक है उससे क्वेश्चन उठाए गए हैं। लगभग 20 डिग्री के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? हमारा दोबारा आ गया, तो ये हमारा लोहा हो जाएगा। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो ये हमारा मैक्सवेल हो जाएगा। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार जैसे एसएससी, एचएसएससी और बहुत से एग्ज़ाम जो है उसके अंदर पूछा जाता है। तो ये हमारा 8 मिनट 16 सेकंड और 6 माइक्रो सेकंड के अंदर पहुंचता है। पानी में डुबोई एक छड़ी किस संवर्ती के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो हमारा जो 10th क्लास का जो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन, ये हमारे 3 टॉपिक थे और इसमें से ये क्वेश्चन उठाया गया है। ये प्रकाश का अपवर्तन आ जाएगा। एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, तो जहां यह वास्तव में है किस संवर्ती के कारण होता है? तो ये हमारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या था कि जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब कोई वस्तु कोई किरण जाती है तो वो अपने पथ से थोड़ी विचलित हो जाती है, तो ये हमारा प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो ऐसा ही कुछ ऐसा होता है जैसे किसी गिलास के अंदर अगर हम सिक्का रख देंगे तो वो थोड़ा तली से उभरा हुआ दिखाई देगा, तो ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। संबंधित माध्यम युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने पर प्रकाश किरण क्या करती है? तो अपने पथ से थोड़ा मुड़ जाएगी इसमें, तो ये परावर्तन कर जाएगी। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? ये विवर्तन के कारण होता है हमारा। यानी प्रकाश का जो प्रकीर्ण होता है, प्रकीर्ण के कारण जैसे हमारा जो सुबह सुबह हम देखते होंगे कि जो लाल रंग दिखाई देता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, वो इसी कारण से होता है। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पीछे के जो वाहनों को देखने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं वो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और उत्तल दर्पण के अंदर क्या होता है कि जो है
जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है और वस्तु से बहुत छोटा बनता है, तो इस वजह से सारे जो पीछे के वाहन है वो देखे जा सकते हैं। उसके बाद है कार चलाते समय हमें अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहेंगे, तो हमारा ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। ये भी सेम क्वेश्चन है हमारा। यदि एक व्यक्ति को समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तो उसे अपने कितने प्रतिबिंब दिखेंगे, तो ये हमारे को 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। आगे क्वेश्चन है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, तो ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज हैं, तो ये हमारा समांतर हो जाएंगे। जो प्रकाश का जो सूर्य का प्रकाश आता है, तो ये भी 10th क्वेश्चन से NCERT से उठाया गया है। और जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है उसके जो सूर्य की किरणें आती हैं वो समांतर आती हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है, तो ये हमारा जो है स्पेक्ट्रम जो बोलते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और ये हमारा लाल और हरा हो जाएगा। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है, तो कैमरे के अंदर जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा जो कार्निया होता है उसको प्रतिरोपित किया जाता है। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, तो यह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो ये हमारा मायोपिया बोलते हैं। इसको बोलते हैं मायोपिया। जो हमारा निकटतम जो है बिंदु होता है जो देखने का वो 25 सेंटीमीटर होता है और जो अधिकतम बिंदु होता है वो हमारा अनंत तक होता है। तो ये हमारा 10 मीटर से अगर अधिक की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता तो ये मायोपिया रोग से ग्रसित है। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होता है, तो ये हमारा प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है तंतु प्रकाशिक संचार में। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तो ये हमारा कनकेव लेंस प्रयोग किया जाता है, यानी जो हमारा अवतल लेंस है उसका प्रयोग किया जाता है। और दूरदृष्टि के लिए हमारा जो है उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित स्थितियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा 21 जून को सबसे छोटी छाया में दिखेगी। अबिंदुता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा सिलेंडरी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर हमारे को अबिंदुकता है यानी एक जगह से सही स्थिर नज़र नहीं आता, हिलता हुआ कुछ वस्तु दिखाई देती है, जैसे हिल रहा है कोई, कंपन वगैरह जैसे होती है भूकंप में, ऐसा दिखता है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है, तो विद्युत का चालक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा HPSC के अंदर देखा गया था, SI के मतलब HPSC के अंदर देखा गया था। ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे नंबर 1 पर हमारा जो चांदी होता है और नंबर 2 पर हमारा तांबा होता है। अगर चांदी अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप उस टाइम पे तांबा टिक करके आओगे। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है, इलेक्ट्रिक यानी विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसको एम्पियर में मापा जाता है। और इसके अंदर जो है अर्ग दिया गया है। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, धारा और वोल्टता को दोनों को परिभाषित करता है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SSC में, UPSC में, SSC CGL के अंदर बहुत से एक बार देखा गया ये क्वेश्चन। तो हमारा जो है
टंगस्टन का बना होता है ये क्वेश्चन, ये जो बल्ब का फिलामेंट है। और तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्न में से कौन सा अंकित होता है? तो ये है 6500 केल्विन। ट्यूबलाइट पर क्या होता है? 6500 केल्विन होता है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिलिकॉन की बनी होती है, जो चिप वगैरह आती है तो ये हमारी सिलिकॉन की बनी होती है। 63वां क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उस पदार्थ को अगर वो गिरकर शून्य हो जाता है तो अर्धचालक बोलते हैं उसको। उसके बाद 64वां क्वेश्चन है हमारा, स्थिर विद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो ये वायु प्रदूषक को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? यानी कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है, यानी कम जो चुंबक के प्रकार का है, वो क्या हो जाएगा? सी हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो ये जब भी हम ये 10th क्लास का ये क्वेश्चन में से बुक में से उठाया गया है, एनसीईआरटी में से, ये दक्षिण से पूर्व की ओर दिशा को निर्दिष्ट करता है। जिस तत्वों में परमाणु के में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो उसका जो होगा वो 4 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या वो कितना हो जाएगा? हमारा 4 हो जाएगा। तो परमाणु जो 4 नंबर पे होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम हो जाएगा। परमाणु जिनके प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? वो हमारे समस्थानिक कहलाते हैं, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, नाव के रिएक्टर के निर्माण में निम्न में से कौन सा एक अनिवार्य है? नाव के रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? ये हमारा जर्कोनियम है। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कई बार देखने को मिलता है। एनटीपीसी रेलवे के अंदर जो एग्ज़ाम आते हैं उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से देखने को मिले थे। तो इसके अंदर हमारा जो है यूरेनियम विधि के द्वारा हो जाएगा। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? ये हमारा एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? जो है ये कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? ये हमारी जर्मेनियम होती है। आगे है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। तो इसमें यूरेनियम जो है धातु का प्रयोग किया जाता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए। लोहे का हम कर नहीं सकते, तांबे का और एल्यूमिनियम का ये ऑप्शन हट जाएंगे तो यूरेनियम रह जाएगा। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? न्यूनतम तापमान यानी कम से कम तापमान पैदा करने के लिए निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो ये अतिचालकता ये 10th क्लास के अंदर है, जो है हमारा विद्युत से संबंधित जो हमारा चैप्टर है उससे, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र से अगला चैप्टर है और ये हमारा अतिचालकता हो जाएगा। लॉ ऑफ फ्लोटिंग
सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? ये हमारा आर्किमिडीज ने की थी। उसके बाद 76वां क्वेश्चन है हमारा, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? ये हमारा राइट ब्रदर्स, ये दो ब्रदर्स थे, इनके नाम से जाना जाता है, राइट ब्रदर्स के नाम से। तो इन्होंने जो है हवाई जहाज का आविष्कार किया था। उसके बाद है मेडिकल डॉक्टर्स व्यावसायिकों द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मेडिकल डॉक्टर्स जो है किस उपकरण का उपयोग करते हैं, ये पूछा गया है। तो ये हमारा स्टेथोस्कोप, जो हृदय की धड़कन को देखने के लिए किया जाता है, स्टेथोस्कोप को। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये हमारा 9th क्वेश्चन में, 9th क्लास के जो है लास्ट जो हमारे चैप्टर हैं उसमें से ये क्वेश्चन उठाया गया है। और इसका जो है सोनार रेज बोलते हैं इसको। सोनार जो है इसके अंदर जब भी कोई वस्तु डूब जाती है, हवाई जहाज वगैरह या कुछ जो है समुद्र के अंदर ढूंढना होता है, तो उसके लिए इसका सोनार का प्रयोग किया जाता है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? हमारी स्ट्रेबोस्कोप से मापी जाती है। 80 क्वेश्चन है हमारा, कुलीज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो हमारा ये हो जाएगा एक्स किरणें। ये हमारा पहले भी आ चुका है। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ये हमारा परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति ये हमारा 10th क्वेश्चन से लिया गया है, जो हमारा है इसका डायोप्टर हो जाएगा। और आपको पता है जैसे वाट तो जैसे पावर की होती है, मीटर ये डिस्टेंस की होती है, तो डायोप्टर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? तो हमारा द्रव्यमान नहीं है। आगे 84 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर है? तो जो वर्क होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये हमारा, तो बल जो होगा उसकी जो होगी न्यूटन मीटर हो जाएगी। फोर्स की न्यूटन होती है और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की जो होती है मीटर होती है, तो ये हमारा न्यूटन मीटर हो जाएगा। न्यूटन मीटर नहीं है। और क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए कि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो ये हमारा जो 37 से 45 डिग्री का कोण अगर हम लगाएंगे तो हमारा क्या जाएगा, ये अधिकतम दूरी तक जा सकता है हमारा जो है क्रिकेट की गेंद। और बड़े दुख की बात है कि जो है भारत ने मैच जो है खो दिया, और इसके बात का अफसोस तो पूरे भारत को ही होगा। तो क्या कर सकते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित दाबों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो पारा सबसे ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा ही होता है, तो ये हमारा पारा हो जाएगा। 87 क्वेश्चन है हमारा, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का 2 गुना हो जाता है? इससे पहले हमारा जो क्वेश्चन आया था वो दोनों बराबर किस टाइम होते हैं वो पूछा गया था। वो हमारा -40 डिग्री सेल्सियस पर होता था,
और ये हमारा होगा 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हो जाएगा। और अगर सेल्सियस में इसको चेंज करना है तो 5/9 मल्टीप्लाई फ़ारेनहाइट और माइनस में तो 32 हो जाएगा। और इसी के हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? ये हमारा 27 डिग्री सेल्सियस है, जो ये 300 केल्विन के बराबर हो जाता है। हम 273 में 27 डिग्री सेल्सियस जोड़ते हैं तो हमारा 300 केल्विन हो जाता है। और एक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस, वो किसके वो होता है 273 केल्विन, और प्लस में 27 डिग्री जो हो जाएगा ये 300 केल्विन के बराबर हो जाएगा। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? ये हमारा सोनार रेज बोला था हमने 9th क्लास के अंदर जो है ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा एनसीईआरटी बुक के अंदर। ये एनसीईआरटी बुक से ही उठाए गए हैं। और जो पोर्शन एचएसएससी और जो भी हमारा यूपीएससी वगैरह एचपीएससी वगैरह का पोर्शन रहता है, इसमें सिर्फ एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो सबसे बेटर ये रहेगा कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन किए जाएं। तो हमारा जो 90 क्वेश्चन हो जाएगा एक जैव पद्धति उसके बाद जो हमारा 90 क्वेश्चन है, एक जैव पद्धति जिसमें प्रासर्व्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, वो हमारी सोनोग्राफी हो जाएगी। प्रासर्व्य ध्वनि के बारे में हमने जैसे चमगादड़ के जो है शिकार करता है, कोई भी अपना जो है शिकार ढूंढता है तो वो प्रासर्व्य ध्वनि के द्वारा ढूंढता है। और वाहनों के अगर दीपों यानी हेडलाइटों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। वाहनों के अगर दीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो ये हमारा प्रावलीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या होती है कितनी होगी? तो ये हमारी अनंत होगी। अगर दो समतल दर्पण के बीच में रखेंगे तो ये हमारी अनंत हो जाएगी। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, तो वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? 1 मीटर यानी अगर हम 25 सेंटीमीटर की मैंने बात करी थी, तो ये हमारा दूरदृष्टि दोष से ग्रस्त है। आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो ये हमारा क्रुक्स कांच हो जाएगा। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो ये हमारा कांच से जाते हुए न्यूनतम हो जाएगी। ये हमारा 10th क्वेश्चन से लिया गया है। 10th जो हमारी क्लास है एनसीईआरटी और एचबीएससी के अंदर जो पढ़ाया जाता है उसके अंदर से क्वेश्चन लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा की जाती है। 97 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो जो सिलीनियम होगा हमारा वो मंद चालक नहीं होगा। सल्फर, ब्रोमीन और फास्फोरस ये क्या हो जाएंगे? विद्युत के चालक हो जाएंगे। आगे है 98, चालक का विद्युत प्रतिरोध किसके स्वतंत्र होता है? चालक का विद्युत प्रतिरोध किसके स्वतंत्र होता है? ये दाब के स्वतंत्र होता है। 99 है, चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से कौन
में से किसका आवश्यक भाग है? चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका आवश्यक भाग है? तो ये बुलाने की घंटी, ये इसके अंदर भी चुंबक जो है यूज किया जाता है। पंखे के अंदर भी, धुलाई मशीन के अंदर भी उपयुक्त सभी के लिए आवश्यक भाग है ये। और हमारे जो है 100 क्वेश्चन है हमारा, ये हो जाएगा नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O, भारी जल होता है, इसका फॉर्मूला होता है D2O। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये हमारा मंदक के रूप में किया जाता है। और इस तरह हमने जो है फिजिक्स के जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप एक बार कर लोगे ना तो बहुत से एग्जामों के अंदर देखने को मिलेंगे आपको ये। और उसके बाद जो है ना, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है हमें, जो हमारे भारतीय जो है सम्मानित किए गए हैं, 51वां जो है दादा फाल्के पुरस्कार था ये। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रजनीकांत को। और ये हमारे अभिनेता हैं, निर्माता हैं, पटकथा लेखक के रूप में। उनके योगदान के लिए अभिनेता रजनीकांत को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस तरह हमारे जो है जो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो रजनीकांत को मिला गया है। तो इस तरह जो है हमने जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आने वाले जो है एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हर बच्चे तक ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि हर किसी को बेनिफिट मिल सके इस चीज़ का। और जॉब की हर किसी को ज़रूरत रहती है। तो अगर हमारे इन 100 क्वेश्चनों में से भी 1-2 क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम के अंदर आ जाता है तो बहुत ही बेनिफिट होगा इसका। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद।